नमस्कार साथियों, बात है 1483 की। फरगना वादी वर्तमान उज्बेकिस्तान में उस शख्स का जन्म हुआ जिन्होंने सबसे पहले काबुल तथा कंधार को जीता और अपने बादशाह की उपाधि धारण की। इसके बाद उसका सपना था भारत पर राज करने का। उसने धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और भारत में करीबन 5 बार आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो वो कौन था, कहां से आया था और भारत पर क्यों राज करना चाहता था और इसके बाद क्या हुआ, इन सभी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए, हमारी कहानी की शुरुआत होती है उज्बेकिस्तान से। जी हाँ, जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर, जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और प्रथम शासक माना जाता है। उनका जन्म फरगना वादी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। उनके पिता उमर शेख मिर्जा द्वितीय जोग फरगना घाटी के शासक थे और उनकी माता कुतलुक निगार खानम का ज्येष्ठ पुत्र था। हालांकि बाबर का मूल मंगलिया बरलास कबीले से संबंधित था। फारसी तथा तुर्क जनजीवन का बहुत असर था। वे इस्लाम में परिवर्तित हुए तथा इन्होंने तुर्किस्तान को अपना रहने का स्थान बनाया। बाबर की मातृभाषा चगताई थी, पर उस समय सभी लोगों की बोलचाल की भाषा फारसी थी और उन्होंने चगताई में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी थी। मंगोल जाति, जिसे फारसी में मुगल कहते हैं, और कहा जाता है कि बाबर बहुत तगड़ा और शक्तिशाली था। जब वह व्यायाम करते थे तब वह अपने दोनों कंधों पर 2 लोगों को बिठाकर दौड़ सकते थे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इतिहास के पन्नों पर लिखा गया है, जिसे हम आप सभी साथियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे हम बाबर के भारत की ओर आगमन को देखेंगे और समझेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि बाबर अधिकांश नदियों को तैरकर ही पार किया करते थे और बाबर ने गंगा नदी को 2 बार तैरकर पार किया था। तो आइए बाबर के सैन्य जीवन पर एक नज़र डालते हैं। सन 1494 में बाबर को 12 वर्ष की आयु में ही उसे फरगना घाटी का शासक बना दिया था, क्योंकि बाबर के पिता की मृत्यु हो गई थी। उस समय बाबर 12 वर्ष का था। उसी का उसके चाचाओं ने फ़ायदा उठाया और बाबर को राजगद्दी से हटा दिया गया। उसके बाद बाबर ने कई सालों तक निर्वासन में अपना जीवन बिताया और फिर कुछ सैनिक और किसानों तथा संबंधी के साथ मिलकर उसने 1496 में उज्बेक शहर समरकंद पर आक्रमण किया और 7 महीने बाद उसे जीत भी ली। ऐसी कई सारी लड़ाइयाँ बाबर ने लड़ी, जिसमें कभी जीत तो कभी हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार समरकंद, जो कि उसके जीवन की एक बड़ी ख्वाहिश थी, जो उसके हाथों से फिर निकल गई थी। फिर अपने कुछ सैनिकों के साथ भागने के बाद बाबर ने 3 साल तक अपनी सेना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इस क्रम में अनेकों प्रांत से सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती की। 1504 में हिंदुकुश की बर्फीली चोटियों को पार करके उन्होंने काबुल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। जी हाँ, काबुल वही है जहाँ पर बाबर को दफनाया गया था, ठीक है, और नए राज्य का गठन किया। और ऐसे ही धीरे धीरे कई प्रांत पर कब्जा करते करते भारत की ओर बढ़ने लगा। बाबर को लगता था कि दिल्ली की सल्तनत पर फिर से तैमूर वंशियों का शासन होना चाहिए। तैमूर वंशी होने के कारण वह दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था, पर उस वक्त दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था। दौलत खान को इब्राहिम लोदी द्वारा बुरी तरह से अपमानित किया गया था। इसी कारण इब्राहिम लोदी के अहंकार से बहुत नाराज होकर दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। जब इब्राहिम लोदी को बाबर ने संदेश भेजा तो उसका जवाब इब्राहिम लोदी ने नहीं दिया। जवाब नहीं देने पर बाबर ने
गुस्से में छोटे छोटे आक्रमण करना आरंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कंधार पर कब्जा किया। इसके बाद बाबरनामा के अनुसार 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। चूँकि बाबर की सेना लोदी की सेना के सामने बहुत छोटी थी, लेकिन बाबर की सेना काफ़ी कुशल थी। सेना में संगठन के कारण इब्राहिम लोदी यह युद्ध हार गया। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। इसके बाद बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया और वहीं से मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत हुई, या यूँ कह सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। जी हाँ, बाबर ही है जो मुग़ल साम्राज्य की भारत में नींव डाली थी, यानी कि मुग़ल साम्राज्य का प्रथम शासक था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और फिर 1527 में बाबर और राणा सांगा, जो कि राजपूत राजा थे, उन दोनों के बीच बड़ा खतरनाक युद्ध होता है। उस युद्ध को हम खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में लगभग राजपूतों का जितना निश्चित लग रहा था, पर युद्ध के दौरान राणा सांगा घायल हो गए और घायल अवस्था में उनके साथियों ने युद्ध से बाहर कर दिया और एक आसानी से जीते जाने वाले युद्ध को हार का सामना करना पड़ा और उस युद्ध को बाबर जीत लिया। और इसके एक साल के बाद, इस युद्ध के एक साल के बाद राणा सांगा की 30 जनवरी 1528 को मौत हो गई। इसके बाद बाबर दिल्ली की गद्दी का अविवादित अधिकारी बन गया। फिर आने वाले दिनों में मुगल वंश ने भारत की सत्ता पर 231 सालों तक राज किया। जी हाँ, 231 सालों तक मुगल वंश ने भारत पर राज किया। खानवा के युद्ध में बाबर 20,000 मुगल सैनिकों को लेकर सांगा से युद्ध करने उतारा था। सांगा का सेनापति, जिसे सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला था। 1528 में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया, जिसे चंदेरी का युद्ध कहते हैं। सबसे पहले बाबर अपनी सेना का युद्ध में भेजा था, जिसे राजपूतों ने पराजित कर दिया था। फिर बाबर ने स्वयं चंदेरी जाकर युद्ध करने का निश्चय किया, क्योंकि यह संभव था कि अगर चंदेरी राजपूतों की शक्ति का केंद्र बन गया तो राजपूतों का हराना मुश्किल हो सकता था। बाबर और राजपूतों के बीच 21 जनवरी 1528 को युद्ध हुआ। राजपूतों ने भयंकर युद्ध किया और राजपूती वीरांगनाओं ने जौहर किया था। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जो बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। बाबर ने गंगा नदी पार करके घाघरा नदी के पास अफगानों से घमासान युद्ध करके उन्हें पराजित किया था। फिर कुछ दिनों बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो आइए बाबर के अंतिम दिनों पर एक नज़र डालते हैं कि क्या हुआ था, बाबर की मृत्यु कैसे हुई थी। कहा जाता है कि अपने पुत्र हुमायूं के बीमार पड़ने पर उसने अल्लाह से हुमायूं को स्वस्थ करने तथा उसकी बीमारी खुद को दिए जाने की प्रार्थना की थी। इसके बाद बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ गया और अंततः वो 1530 में 48 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, पर पहले उसे आगरा में दफनाया गया था और फिर लगभग 9 वर्ष बाद उसे काबुल में दफना दिया गया। तो आइए बाबर के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। पहला, बाबर को फरगना का शासन उसकी दादी दौलत बेगम की वजह से मिली थी। दूसरा, बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। तीसरा, बाबर ने तोपखाने का भी उपयोग किया था। चौथा, बाबर ने तुलगुम युद्ध प्रणाली पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाई। यह प्रणाली उसने उज़्बेकों से सीखी थी। पांचवा, कहा जाता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई जीतने के पीछे का कारण बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज और तुलगुम नीति के प्रयोग से जीता था। यहाँ होती है बाबर की कहानी पूरी। अब आगे उसके पुत्र हुमायूं की कहानी शुरू होगी। हुमायूं की कहानी के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहेगा, क्योंकि हम आपको पूरे मुगल साम्राज्य को आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए फिट कर देंगे। कभी नहीं भूल पाओगे मुगल साम्राज्य को। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में हुमायूं की कहानी के साथ। धन्यवाद।